वेलकम टू क्वांटिस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपके लिए एक नया और अच्छा अच्छा सवाल लेकर आया हूं, इसको भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्लास 12 के लिए एकदम रामबाण सा क्वेश्चंस है, इसको आपको नोट डाउन करना है और लिखना है इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के विद्युत बल यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो क्या मान होगा। तो चलिए ये सवाल जो है ना एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ पे है। अब कूलम्ब्स लॉ जानते हैं आप लोग कि पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड रहता है। तो अगर हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, तो इसके बीच के ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे ये Q2 है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स होता है F बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये प्रश्न के अनुसार बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर ये डिस्टेंस r के बदले में अगर ये r/2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो विद्युत बल का मान क्या होगा आपको बताने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फोर्स तो इतना होता है मुझे पता है, लेकिन देखते हैं कि अगर हम r/2 करते हैं तो क्या होता है। जब r के बदले में जब r/2 डालते हैं तो क्या होगा, यानी फोर्स तो बदल जाएगा, F1 हो जाएगा और ये K Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें r/2 रखना है तो ये आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो r/2 का। अब यहां से ये समझ में आया कि ये K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 उल्टा ऊपर घूम के चल जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, ये 4 I इंटू ये तो F1 क्या है, F के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो F1 जो नया फोर्स आया है वो 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ऐसा हुआ कि अगर हम बाटा में करेंगे तो वो गुना उतना गुणनफल हो जाएगा स्क्वायर के। जैसे हमने r/2 किया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है ना। तो हम भाग करेंगे तो क्या होगा, गुना कर देगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई लोग बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा फोर्स। तो किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कैसा सवाल लग रहा है बताइए, अच्छा से समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करिएगा तभी तो एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि आप लोग के लिए कम से कम और अच्छा अच्छा सवाल लाया जाए। ठीक है, ये चैप्टर वाइज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए। उसके बाद हम लोग फिर आपको मॉडल सेट कराएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक कराएंगे, हर तरह के सवाल आपके लिए लेके आएंगे। इसको बस नोट डाउन करिएगा और लिखिएगा लोग। आवेश का बीमा होता है, सवाल नंबर 11 है कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए क्या होता है। आप एक बात बताइए, जो आवेश का जो बीमा होता है ना, आवेश का जो फॉर्मूला होता है पता है क्या? आवेश का फॉर्मूला होता है I इंटू टी होता है, I इंटू टी। आप ये भी जानते होंगे कि I बराबर क्या होता है, ये Q/T। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q का मान निकालेंगे तो I इंटू टी हो जाएगा। आपको पता है कि इस I का जो बीमा होता है वो एम्पियर होता है, और ये समय का तो आप जानते हैं कि T होता है, यानी जब मिला देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AT। तो बहुत सिंपल सवाल था ये, इसके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट 12 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़ के इसके जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को कैसे बना पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हम बाद में आपको दिखा देंगे। ठीक है, दिख रहा है, वो थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए दिख रहा है ना? तो 12 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, 12 नंबर का जवाब दीजिए। कह रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश, धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण के ऋण आवेश दिया गया कि जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि आपके पास ये दो गोला है। ठीक है, एक गोला है आपका ए और एक गोला है आपका बी। देखिए ये थ्योरेटिकल सवाल है, आपको खुद सोचना है कि ये बी है। इस पे चार्ज दिया गया है प्लस प्लस प्लस, इस पे चार्ज दिया गया है प्लस प्लस प्लस, और इस पे चार्ज दिया गया क्या, इस पे चार्ज दिया है आपको इसी इतना ही चार्ज दिया गया है माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस दिया गया है।
तो ये कह रहा है कि निम्न ऑप्शन में से, ये जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए कह रहा है कि गोले गोले तो मैंने कहा कि ऑप्शन नंबर जो ए है कि गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा। मतलब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर होगा जब चार्ज, एक पे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज देंगे। देखिए मैं बता दूं कि कोई भी पदार्थ है जिसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो कोई भी पदार्थ जो है, जैसे मान लेते हैं ये है, इसमें से अगर कोई, इसमें से, हाँ जी, तो अब मैंने कहा कि कोई धातु जैसे ए है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो थोड़ा सा मास क्या हो जाएगा, मास इसका कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मास कम हो जाएगा। ये बात को समझना है। और यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर जुट रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो मास बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मास बढ़ जाएगा। तो अब उस ऑप्शन से आप सोचिए कि कौन सा सही होगा। तो इस पे मास क्या हो जाएगा, इसका जो मास हो जाएगा, वजन जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान जो होगा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ही बढ़ेगा कि बढ़ेगा, आपको ये सोचना है। तो बताइए, ए और बी का तो मास तो सेम नहीं रहेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान तो कम हो जाएगा ना, ये तो कम हो जाएगा, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, आज बताओ बी का द्रव्यमान घट जाएगा? क्या नहीं घटेगा, नहीं। क्या जाएगा? बी का बढ़ जाएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है कि गोले बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत मस्त सवाल है और इसका फिगर को हम ड्रॉ कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए, समय कम लगेगा और मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया पे। ध्यान से सुनना, ये भी जो है कूलम्ब्स लॉ के सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज से है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि यदि ये वर्ग है जिसकी भुजाएं आर है, ठीक है, इस क्यू पे, ठीक है ना, इस क्यू पे आपको फोर्स को कह रहा है कि ये प्रभावी बल शून्य है। क्या है? प्रभावी बल क्या है? शून्य है। मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो का कंडीशन क्या होता है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो ए वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स लगने वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा। इसका मतलब ये दोनों बल को मुझे इक्वल करना, दिखाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्यू के द्वारा भी चार्ज बल लगेगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है? F1। और इस क्यू के द्वारा इस पे चार्ज मतलब जो बल लगेगा उसको हम मान लेते हैं क्या? F1। क्योंकि ये दोनों बल क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? ये क्या है? समान डिस्टेंस पे है, समान डिस्टेंस पे है। आप प्लस में ये चार्ज दोनों क्या है? सेम है। तो ये दोनों तो फोर्स बराबर होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो F1 है ना भाई, ये F1 जो है कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों जी? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से कि दो चार्ज लगा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ दूरी अगर आर है तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है। एक स्मॉल क्यू है और ये क्या है? यहाँ पे बड़ा वाला क्यू है, तो यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये F1 ये भी F1 है, दोनों सेम है ना, और दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री कोण है। कितना? ये 90 डिग्री कोण है। इसीलिए यहाँ से जो FR होगा, यहाँ से ये जो है क्या होगा? इसका जो मान होगा कि रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। क्यों? अरे भाई ये 90 डिग्री पे है। एक्चुअली ये फोर्स होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ cos 90 जीरो हो जाता है, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 को तो बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका √2F1। क्लियर है ना? अब इस F1 ये तो हो गया, क्या निकल के आ गया? ये आपका FR निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? FR निकल के आ गया। अब उसी प्रकार से मैं इस Q के द्वारा इस पे भी तो फोर्स काम कर रहा होगा, तो वो फोर्स क्या होगा? क्योंकि यहाँ ये दोनों Q है, दोनों बड़ा वाला Q है, तो विकर्ण के Q द्वारा जो चार्ज होगा भाई वो क्या होगा? K इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो R है ये √2 इंटू आर होगा, क्योंकि ये विकर्ण है, विकर्ण का डिस्टेंस अगर ये R है, अगर ये क्या है, अगर ये R है, ये R है, तो ये √2R होगा कि नहीं होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे F2 निकालेंगे, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है? ये इसको फोर्स को F2 मान लिया हमने, तो K इंटू क्यू स्क्वायर बटा √2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये √2 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 2 और आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी F2 निकल गया। और प्रश्न के अनुसार ये बोल रखा है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब ये दोनों बल आपस में क्या होगा? जीरो, मतलब दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? F2 बराबर FR कर दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है इसे। तो F2 का जो मान आपके सामने है क्या है बताइए? ये है K
क्यू स्क्वायर बाई 2r², और यहाँ पे है F1, FR क्या है, FR जो है, FR कितना हो जाएगा देखिए, तो ये √2 F1 है, क्या ये √2 F1, तो F1 है, इसका मतलब क्या, F1 का मान है K Q, बड़ा वाला Q फिर छोटा वाला Q, अब बटा क्या हो जाएगा R², ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये R² से ये R² कैंसिल हो जाएगा, ये उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ये बड़ा वाला Q से ए Q खत्म हो जाएगा, K से K खत्म हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा ये Q/2, यहां बचेगा स्मॉल Q √2, क्लियर है ना। अब आपको जब इसको सॉल्व करोगे, आपसे पूछ रहा है ये बड़ा वाला Q और ये छोटा वाला Q का मान बताना है, तो ये जब 2 जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, यही तो आपसे पूछ रहा था। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। इसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान आपसे पूछ रहा था, तो नहीं बता दोगे, ये बता दोगे ना, तो ये बहुत आसान चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये Q/Q का मान आपसे पूछ रहा है। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2√2। बहुत मस्त सवाल है, ये परीक्षा में कंफर्म पूछता है, ठीक है। चलिए ये 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 14 नंबर है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस पे क्या फर्क पड़ता है, बताइए, क्या द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, क्या अपर रहता है या बढ़ या घट सकता है। अरे अभी हमने आपको डिस्कशन किया कि कोई भी गोला है, ठीक है, अगर उसको आवेशित किया जाए प्लस या माइनस दिया जाए, जैसे प्लस करते हैं ना, प्लस करते हैं तो उसकी जो द्रव्यमान है क्या फर्क पड़ता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, और एक जो फोर्स है ये बी जो है, इसका जो द्रव्यमान जो होगा वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान आपका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आवेशित करेंगे या प्लस या माइनस लाएंगे तो द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई अगर प्लस करेंगे तो कम होगा, अगर वहां नेगेटिव चार्ज देंगे तो बढ़ जाएगा, मतलब दोनों हो रहा है ना। अगर केवल नेगेटिव बोलता है तो बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव बोल रहा है तो घटा देते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि केवल आवेशित कर रहे हैं, आवेशित का मतलब होता है प्लस या माइनस, तो इस केस में बच्चों क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है द्रव्यमान। क्लियर है ना, मस्त सवाल है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो लिखेंगे कॉपी में, इसको रिवाइज करेंगे, वही बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे। फिजिक्स में, फिजिक्स एक ऐसी मैंने आपका सब्जेक्ट है ना कि इसको फील के साथ पढ़ा जाता है, मस्त लगता है पढ़ने में, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तब, इसको सोच के पढ़ोगे तब, इसमें मेहनत करोगे तब होगा ऐसा, ठीक है। चलिए 15 नंबर जो सवाल है बच्चों, ये कैसे करोगे आप बताइए, कैसे करोगे, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र, ये तो एकदम फॉर्मूला पूछ दिया है ना, बहुत, ये फॉर्मूला हर बच्चा को याद होना चाहिए भाई, ये हर बच्चों का याद होना चाहिए। देख कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच कोण की स्थिति, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो भाई आपको पता है, बहुत सिंपल सा ये सवाल है, ऑप्शन बताना है कि ये चारों फॉर्मूला कौन सा सही होगा, बताइए चारों में से कौन सा सही आपको दिख रहा है। 15 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो आपको पता होगा कि ये जो U का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है P.E के, क्या होता है ये P.E के बराबर होता है, या तो ये होगा या तो माइनस ये PE cos थीटा होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है भाई, ये दो फॉर्मूला जिन बच्चों को याद होगा वो तो एकदम आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शन तो दिया ही है, तो ये PE तो होगा नहीं, माइनस P.E हो सकता है, और यहाँ पे PE cos थीटा कहीं पे दिया हुआ नहीं है। इस बात से आप लोग सहमत है ना जी। तो विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी जो U होती है, -P.E होता है या -PE cos थीटा होता है, ठीक है। अगर डॉट का फॉर्मूला आपको पता है ना कि A.B का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और क्या होता है, ये cos थीटा होता है। A क्रॉस B का भी मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहाँ क्या होता है, साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है ना, आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मस्त सवाल है, ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, 16 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, 16 का जवाब दीजिए कि कूलॉम बल है। अच्छा कूलॉम जो बल है क्या है बताइए, कूलॉम बल है केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है कि ए और बी दोनों है। अरे भाई बहुत सिंपल सवाल पूछ दिया ये। अगर मान लेते हैं ये कूलॉम्स लॉ जो होता है, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है ना, ये Q2 है ये Q1 है, इसको मिलाते हैं तो क्या केंद्रीय बल है ना,
क्या होता है, ये केंद्रीय बल है, मतलब सेंटर पे लगने वाला है, सेंटर के अकॉर्डिंग लगता है। उसके अलावा ये विद्युतीय बल भी तो है, क्या ये विद्युतीय बल भी है, तो दोनों ना है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये तो क्या है, आपको ध्यान ही होगा। 70 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। इसको ना आंसर करना आप लोग सीखिए, आंसर दीजिए, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिए, तब ना भाई सही रहेगा, तब ना आपका सही होगा विकास इसमें। चलिए, तो अगला है कि यदि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव की सतह पर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, कोई समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, तो एक्स अक्ष की जब दिशा में होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये वाई अक्ष है, और ये आपका क्या है, जेड अक्ष है। तो कह रहा है कि अगर कोई विद्युतीय जो क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में होगा, अगर एक्स एक्सिस की दिशा में होगा, तो समविभव कहां होगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, जो समविभव जो होगा ना, वो कहां होगा आपको बताना है। तो यहां से मैं डिस्कस कर देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत समविभव तल होता है। विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में जो समविभव होता है ना, इसके लंबवत दिशा में, एक बात बताइए, एक्स अक्ष के लंबवत दिशा में कौन होता है, वाई और जेड होता है ना जी। तो बताइए कौन सा तल हो जाएगा, तो ये वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स के समान, एक्स के पैरेलल, सॉरी, लंबवत में कौन होता है, परपेंडिकुलर में कौन होता है भाई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई और जेड तल की दिशा, वाई और जेड की तल की दिशा में होगा क्या, समविभव की सतह। क्लियर है ना, बहुत मस्त है ना। अगर वाई की दिशा में होगा तो, अगर वाई देखो, अगर एक्स एक्सिस में होगा अगर विद्युतीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, ठीक है। और वही चीज वाई एक्सिस में अगर पूछ देगा कि हाँ विद्युतीय क्षेत्र अगर वाई एक्स की ओर होगा, तो उसका जो समविभव होगा तो क्या होगा आपका, हो जाएगा ये एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा। क्लियर है ना, एक्स जेड प्लेन की दिशा में हो जाएगा, क्योंकि आप इसे लंबवत होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये जेड एक्सिस के लंब हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई के तल में हो जाएगा, तल की दिशा में हो जाएगा। ये 3 सवाल यहाँ से कंठस्थ होगा, तो 17 आप कर लिए। 18 का जवाब दीजिए, तो बहुत आसान सवाल है कि विद्युत आवेश का क्वांटम एसआई मात्रक में होता है। बड़ा सिंपल सवाल है। जो क्वांटम है, आपको मैं बता दूं, ये क्यू का जो फॉर्मूला होता है n इंटू ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो इसके क्वांटिजेशन के लिए यही हम लोग यूज करते हैं, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर है ना। अब बताइए 19 के जवाब दीजिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी या असंरक्षी, बताइए संरक्षी या असंरक्षी। स्थिर विद्युत सेल, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, क्या संरक्षी होता है, क्या असंरक्षी होता है, बताइए, बताना है भाई क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह क्या है, संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है। अर्थात हम कहें कि बंद परिपथ में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी बंद परिपथ में किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है, वर्धन शून्य होता है। और ये समय के साथ क्या होता है, इसके समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कह देंगे, लिख सकते हैं हम लोग कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में, स्थिर विद्युत क्षेत्र में समय के साथ, ये सब लिख रहे हैं ना, याद करना, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए संरक्षी है। इसलिए क्या है, ये संरक्षी होता है। या तो क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो संरक्षी होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत मस्त सवाल है, ध्यान रखिएगा। और इसका वर्धन क्या हो जाएगा, क्षेत्र में बंद परिपथ में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर है ना, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो देखिएगा ध्यान से, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है, तो आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है ये। क्या करेंगे, आपको यहां पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। हाँ जी, तो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए इसमें कि इसका जो फॉर्मूला है भाई, हाँ, अगर आपको पता है कि कुल आवेश जो होता है ना, क्या होता है, धारिता की परिभाषा होती है, क्या होता है, ये धारिता का जो परिभाषा होता है क्या होता है, ये कुल आवेश बटा, ठीक है ना, क्या होता है, ये कुल आवेश बटा विभव होता है। क्या होता है, ये विभव होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी Q बाई क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। अब ऐसा कौन सा है, यानी कुल आवेश बटा कुल विभव एक चालक के लिए स्थिर रहता है।
क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल विभव एक चालक के लिए क्या होता है, स्थिर होता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब है ना आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का जवाब दीजिए कि एक कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, तो CGS और SI मात्रक में आपका इसका संबंध जो होता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 × 10 की पावर 9, क्योंकि CGS मात्रक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 22 है कि एक विद्युत द्विध्रुव जो विपरीत आवेशों से बना है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण तो क्या हो जाएगा बताइए, कह रहा है, जैसे मान लेते हैं ये कह रहा है कि जिसके परिमाण इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, परिमाण इतना इतना दिया हुआ है, एवं इतना दिया हुआ है, और उनके बीच की जो दूरी है, दूरी इतना दिया हुआ है, मतलब दो चार्ज। ठीक है, ये दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इसके जो बीच के जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है जब आपका डाइपोल जो होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, वो क्या होता है, ये Q × D के बराबर होता है। तो ये Q का मान दिया ही है 3.2 × 10⁻⁻19, और D दिया हुआ कितना, D दिया हुआ है ये 2.4 × 10⁻⁻10। तो गुना कर देंगे हम इसको, तो 3.2 इंटू हो जाएगा 2.4 इंटू हो जाएगा ये 10 के पावर 10 19 19 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा नेगेटिव में। क्लियर है ना? अब ये गुना कर दीजिए, 3.2 को 2.4 से गुना करिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब जोड़ दीजिए 8 4 2 6 और 6 1 7, यानी 7.68। तो 7.68 गुने 10 के पावर 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो ये 7.68 गुने 10 के पावर -29 हो जाएगा। इसका मैंने इतना मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कूलम मीटर इसका यूनिट होता है ना, एक कूलम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये भी मस्त सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर का जवाब दीजिए कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपको बताने हैं। तो आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, इसको जानने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदैव चालक की सतह के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र सदैव चालक की सतह के लंबवत होता है। एक लाइन आप लोग याद रखना, एक लाइन आप लोग याद रखना कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इसमें याद रखना, जो लिख रहे हैं ना उसको याद रखना है आपको। विद्युत क्षेत्र सदैव, विद्युत क्षेत्र सदैव चालक की सतह, चालक की सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, ये लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना? आपको ध्यान रखना है, यदि स्पर्शीय घटक होगा तो आवेश चलने लगेगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। यदि स्पर्शीय घटक होगा तो आवेश चलने लगेगा। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है ये। तब क्या होगा, सतह के क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सतह के लंबवत हो जाएगा। मस्त सवाल है ना? बोलिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। अब देखिएगा ध्यान से, दो बिंदु आवेश वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। बताइए, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश वायु में तथा फिर के परावैद्युत माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले अनुपात क्या होगा, बताना है। ये तो भाई आपको जानते ही हैं। इसका आंसर जो होता है ना, क्या होता है, K/1 होता है। क्या होता है, ये K/1 होता है। कहने का मतलब है कि दो बिंदु आवेश वायु में तथा फिर के पर परावैद्युत वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आप अगर फोर्स की मान निकाले तो क्या हो जाएगा, ये K/Q1 Q2/R² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी जहां K का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर आपका 9 होता है, ये बात आप जानते हैं। अब अगर हम कह रहा है कि वायु में तथा फिर K पर, तो ये क्या होता है, वायु में होता है ना, और हम किसी मीडियम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये F बटा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि अगर हम क्या हो जाएगा, अगर हम क्या हो जाएगा, वायु और परावैद्युत, वायु और परावैद्युत मतलब F बटा FM में रखेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा,
तो देखिए अगर ये F बटा F के रेशियो कितना हो जाएगा, के रेशियो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना था। ये बहुत मस्त कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा और ये कई बार पूछे जाते हैं सवाल में। मान लीजिए अगर नहीं ध्यान रखोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो कैसा लगा ये सवाल, अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत मस्त सवाल है, ऐसे ऐसे हम चैप्टर वाइज कराएंगे, हर चैप्टर का लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है और क्या करना है, आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इसको बहुत इस्तेमाल करना है और जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।